जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पोकर्स मेथड को डिटेल में कि पोकर्स मेथड किसने दिया है, क्या अजम्पशंस इसके अंदर लिए गए हैं और क्या इसके लिमिटेशंस है और कैसे इसकी मदद से हम लोग बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो पोकर्स मेथड है एक मिलिट्री इंजीनियर थे पोकर साहब, उनके द्वारा दिया गया था 1950 के अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मेथड है, दिस मेथड इज पोस्टुलेटेड बाय पोकर्स इन, एक मिलिट्री इंजीनियर थे जो कि 1950 के अंदर। दूसरी बात फ्रेंड्स, जो मेथड है ये हमारा बेस्ड है अर्थ प्रेशर थ्योरी पर, डेट इज रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी के ऊपर, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, है ना। तो ये बेसिक सी बात थी जो कि हमको पोकर्स मेथड के बारे में जानना है उसके लिए। अब मैं बताऊं, इन्होंने अजम्पशंस, कुछ अजम्पशन लिए थे कि जो पोकर्स मेथड है वो केवल हमारा किसके लिए एप्लीकेबल होने वाला है, ये एप्लीकेबल होगा केवल और केवल साइंस के लिए। ठीक है, तो दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल टू साइंस। दूसरी बात फ्रेंड्स यहाँ पर की गई है, इन्होंने एक फाउंडेशन जिसकी विड्थ 2b है, जैसे कि आपके सामने देख पा रहे होंगे, ये मेरा फाउंडेशन है जिसकी विड्थ 2b है ना, जिसको डेप्थ डीएफ पर प्लेस्ड किया गया है। यहां से डीएफ पर प्लेस्ड किया है जो ग्राउंड लेवल से। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि इन्होंने एक फाउंडेशन अज्यूम किया है जिसकी विड्थ 2b के बराबर है, जो कि डीएफ डेप्थ पर रखा गया है। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने बोला कि जो फेलियर सरफेस है, ठीक है, इन्होंने ये चीज भी अज्यूम करी है कि जो फेलियर सरफेसेस है वो ब्रोकन लाइन है। देखेंगे आपके सामने ये जो ब्रोकन लाइन लिखी है, ये दिखाई गई है, यही इसके फेलियर सरफेसेस है, किसके, हमारे पोकर्स मेथड के अंदर। कि अगर मैं अल्टीमेट लोडिंग करता हूं इस फुटिंग के ऊपर, तो यहां से जो फेलियर प्लेन्स या जो फेलियर सरफेस मुझे देखने को मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वो हमको एक ब्रोकन लाइंस की तरह मिलेंगे। और ये जो ब्रोकन लाइंस जो है फ्रेंड्स मेरे सिमेट्रिकल होने वाले हैं सेंटर ऑफ द फुटिंग के, मतलब कि इधर जैसा है सेम इधर भी होगा। आपके सामने आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये जो मेरा एलिमेंट 1 है और ये मेरा एलिमेंट 2 है, या मैं बोलूं एलिमेंट ना बोलते हुए ये वेजेस है, क्योंकि पोकर साहब ने वेजेस को कंसिडर किया हुआ है ना। तो ये भी मेरा वेज 1 होगा, ये भी मेरा वेज 2 होगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, एक दूसरे के क्या मिरर इमेजेस है, किसके अबाउट, हमारे सेंटर ऑफ फुटिंग के अबाउट। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहां से अगर मैं कुछ चीज आपको बताऊं फ्रेंड्स, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ब्रोकन लाइंस है किसका, फेलियर सरफेस से, और जो सिमेट्रिक होने वाले। ध्यान दीजिएगा, ये एलिमेंट 1 जो है ये मेरा है एक्टिव स्टेट के अंदर, और एलिमेंट 2 जो है फ्रेंड्स ये है मेरा पैसिव स्टेट के अंदर। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो एक्टिव स्टेज के अंदर जो वेज होता है वो कौन कितना एंगल बनाता है और पैसिव वाला कितना बनाता है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी अर्थ प्रेशर थ्योरी के अंदर मैं बता रखा हूं। फिर भी मैं एक बार यहां पर बताता हूं कि अगर मेरा वेज एक्टिव स्टेट के अंदर है, तो वेज 1 जो है मेरा एक्टिव स्टेट में है और वेज 2 है मेरा पैसिव स्टेट में है। तो जो फेलियर सरफेस है जिसने कि हमारे हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, तो फेलियर एंगल जो होता है फ्रेंड्स एक्टिव स्टेट के लिए ये होता है 45 प्लस 5/2। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स पैसिव वेज ने जो एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल से, उसको मैं अगर अल्फा डैश बोल देता हूं, तो इस केस में अल्फा डैश की जो वैल्यू हो जाएगी मेरी, वो हो जाएगी 45 माइनस 5/2। तो आपको ध्यान में रखना है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए एक्टिव स्टेट के अंदर जो फेलियर प्लेन होता है या फेलियर सरफेस होता है वो कितना एंगल बनाता है, तो वो बनाएगा एक्टिव स्टेट में 45 प्लस 5/2 और पैसिव स्टेट में 45 माइनस 5/2। मतलब कि ये एंगल मेरा हो गया कौन सा, अल्फा डैश, और ये एंगल मेरा हो गया फ्रेंड्स अल्फा। मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है, अल्फा पता है, और तो आप ये डेप्थ डी निकाल सकते हैं। ये डेप्थ एच में अगर बोलूं तो एक बार ध्यान दीजिएगा, इस एच को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं मैं। एच कैन बी रिटन एज, यहां से अगर मैं लिखता हूं आपके सामने, तो 10 अल्फा, 10 अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डेट इज एच, एच डिवाइडेड बाय, ये मेरे को पता है ये कितना है, बी है, यहाँ पे देखना, तो ये बी है, तो यहां से सीधे सीधे मेरे को एच निकल कर आ जाएगा बी ऑफ 10 अल्फा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा कि जो फेलियर प्लेन की जो डेप्थ है वो भी यहां से आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखो, ये चीज मैंने आपको बताई कि कौन सा वेज मेरा कौन सी स्टेट में है, दैट इज वेज 1 एक्टिव स्टेट में है, वेज 2 मेरा पैसिव स्टेट में है। फिर उसका मैंने फेलियर एंगल
भी बता दिया कि किस एंगल पर वो फेल हो रहा है, डेट इज फेलियर प्लेन का क्या एंगल रहने वाला है हॉरिजॉन्टल से, वो भी मैंने आपको बताया है। फ्रेंड्स, यहां पर मैंने सेम चीज लिखी है कि फेलियर मैकेनिज्म में इन्होंने दो सिमेट्रिकल वेजेस कंसीडर किए थे, दैट इज वेज वन जो कि एक्टिव स्टेट में, वेज टू मेरा पैसिव स्टेट में है। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर, तो मैकेनिज्म ऑफ फेलियर कि आखिर में फेल कैसे होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेज वन की, तो वेज वन के ऊपर मेरी लोडिंग आ रही होगी, मानो ये क्यू अल्टीमेट लोडिंग आई जो कि मेरा सिग्मा वर्टिकल के बराबर होगा। ठीक है, अब ऊपर से अगर लोडिंग लग रही है, ठीक है, तो वेज वन क्या करेगा, ये लेटरल डायरेक्शन में थ्रस्ट लगाएगा, जैसे कि मैंने यहां पर आपके लिए लिख के लाया हूं कि वेज वन पुश्ड डाउनवर्ड बाय लोड क्यू यू, ये ऊपर से क्यू यू लग रहा है तो इसकी वजह से जो वेज वन है ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर ये नीचे जाएगा तो ये क्या करेगा, लेटरल डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाएगा, जैसे कि यहां पर देखेंगे कोसिस आउटवर्ड प्रेशर। ये अगर क्यू यू की वजह से नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो अगर ये जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ये लेटरल डायरेक्शन में हमारा क्या करेगा, आउटवर्ड प्रेशर लगाएगा, जिसको अगर मैं सिग्मा हॉरिजॉन्टल बोल देता हूं, जो कि मेरा बराबर हो जाएगा के ए सिग्मा वी के बराबर। समझ गए? तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या हो जाएगा, डेट इज यहां पर जो वेज वन जो कि एक्टिव स्टेट में था उसने हॉरिजॉन्टल प्रेशर इतना लगा रहा है, ये किस पे लगेगा, ये मेरे लगेगा एलिमेंट वेज टू पे, है ना। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये क्यू यू की वजह से नीचे जाएगा, नीचे जाने की वजह से ये हमारे लेटरल डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, कौन, एलिमेंट वन, किस पे लगाएगा, एलिमेंट टू पे। तो एलिमेंट टू क्या करेगा फ्रेंड्स, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ऊपर जाने को रेसिस्ट करेगा, कैसे रेसिस्ट करेगा, एलिमेंट टू हमारा यहां से पैसिव प्रेशर प्रोवाइड कराएगा, ये पैसिव रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। वही मैंने आपके लिए लिखा है, देखो कि रेसिस्ट अपवर्ड मोशन जो है हमारा वेज टू है जो कि पैसिव स्टेट में है, ये क्या करेगा, अपवर्ड मोशन को रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा। रेसिस्ट कैसे करेगा, बाय अपोजिंग वेज वंस पुश विद पैसिव अर्थ प्रेशर पीपी। अब ये पीपी कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो पीपी को अगर मैं निकाल के बताऊं तो ये सीधे सीधे हो जाएगा मेरा केपी इंटू सिग्मा वी। सिग्मा वी की बात कर लेता हूं मैं, सिग्मा वी टू बोल देता हूं, देखो ये सिग्मा वी वन हो गया जो कि मेरा क्यू यू के बराबर है। सिग्मा वी टू अगर मैं बताऊं आपको, तो यहां से सिग्मा वी टू की वैल्यू सीधे सीधे मेरी गामा इंटू डी एफ आ जाएगी। ये मेरा जो लग रहा है ना सॉइल की वजह से हमारे एलिमेंट टू पर जो प्रेशर आ रहा है वर्टिकल, इसी को मैंने बोल दिया सिग्मा वी टू। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये क्लियर हो गई होगी तो मैं इसकी इक्वेशन आपको निकाल के बताता हूं। देखो इसकी इक्वेशंस अगर हमको निकालनी है तो वो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं एलिमेंट टू से, फ्रॉम एलिमेंट टू, एलिमेंट टू पे अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स, तो यहां पे लेटरल डायरेक्शन में मेरा पीपी आ रहा होगा, ऊपर से मेरा क्या लग रहा होगा, सिग्मा वी टू लग रहा होगा। तो मैं अगर बात करूं पीपी या सिग्मा वी टू, सिग्मा वी टू मेरा किसके बराबर हो गया फ्रेंड्स, गामा नोट इंटू डी एफ के बराबर। ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहां से मैं पीपी को क्या लिख सकता हूं, पीपी को मैं लिख सकता हूं क्या, केपी इंटू सिग्मा वी टू, डेट इज ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, केपी गामा नोट डीएफ के बराबर हो गया। इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन वन। क्लियर हुआ? अगर मैं यहां से बात करूं फ्रॉम एलिमेंट वन, एलिमेंट वन से अगर मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, तो यहां पर अगर आप देखना तो ये सिग्मा वी वन जो है ये मेरा क्यू यू के बराबर है, और यहां पे जो आ रहा होगा पी एक्टिव, डेट इज एलिमेंट वन पर पी ए जो आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि सिग्मा वी वन बराबर मेरा क्या है, क्यू यू है, और सिग्मा वी वन बराबर मेरा क्या आ गया, क्यू यू आ गया। यहां से पी ए की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं क्या, पी ए कितना हो जाएगा मेरा, ये होता है के ए इंटू सिग्मा वी वन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के ए सिग्मा वी वन को मैं क्यू यू लिख देता हूं क्या। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आ गई। अगर ये दोनों इक्वेशन आ गई, मैं जानता हूं ऑल्सो कि मेरा क्या है, पी पी बराबर पी एक्टिव है, क्योंकि जो एलिमेंट वन की वजह से मेरा लेटरल थ्रस्ट आ रहा है उसी को तो मेरा एलिमेंट टू, दैट इज वेज टू, एलिमेंट नहीं है वेज, वेज वन की वजह से जो लेटरल थ्रस्ट आ रहा है उसी को तो हमारा वेज टू क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है ना। तो पी पी बराबर पी ए हो जाएगा। तो यहां से आप जैसे इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए नीचे
कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा मेरा फ्रेंड्स, सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा कि केपी इंटू गामा डीएफ बराबर के ए क्यू यू। ठीक है, तो यहां से आप क्यू यू निकाल सकते हैं क्या? क्यू यू कैसे निकाल देंगे, आप इसको नीचे भेजेंगे तो यहां से हो जाएगा आपके लिए केपी बाय के ए गामा डीएफ, है ना। ऑल्सो आप इसको क्यू यू को कैसे लिख सकते हैं, केपी स्क्वायर इंटू गामा डीएफ लिख सकते हैं। क्यों लिख दिया? क्योंकि मैं जानता हूं के ए बराबर 1/केपी होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो सिंपल सी भाषा में हमने क्या कर दिया, क्यू अल्टीमेट को यहां से निकाल के बता दिया आपको। ऑल्सो आप इसी को और टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि क्यू यू कैन बी रिटन एज केपी को मैं क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 लिख सकता हूं, और इसका स्क्वायर मेरे पास है तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा इंटू गामा डीएफ। तो ये सीधे सीधे क्यू अल्टीमेट मेरा कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 45 प्लस 5/2 इंटू गामा डीएफ, ये हो जाएगा। तो यहां तक की चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुई कि कैसे हम लोग पोकर्स मेथड से अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। इसी को मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया, क्यू अल्टीमेट इज इक्वल्स टू 10 की पावर 4 45 प्लस 5/2 गामा डीएफ। अब यहां तक की चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वाटर टेबल है तो गामा की जगह आप गामा समझ ले लेंगे, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। तो इस मेथड के अंदर इतना ही है। इसके कुछ लिमिटेशंस है जो कि मैं आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स, पहला लिमिटेशंस जो है इस थ्योरी का या इस मेथड का, वो है कि इसने फाउंडेशन विड्थ को इग्नोर किया है। देखो, इस इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी आपको फाउंडेशन की विड्थ नजर आ रही है, बी का कहीं पर भी यूज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। मतलब कि आप अगर 2 मीटर का फाउंडेशन देंगे तो भी सेम बियरिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी, 4 मीटर का देंगे तो भी सेम मिलेगी, मतलब कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो फाउंडेशन विड्थ का कोई यहाँ पर रोल ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, इसने सॉइल का इग्नोर्स सॉइल यूनिट वेट, सॉइल का यूनिट वेट भी इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इग्नोर किया हुआ है ना। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, इनवैलिड व्हेन डी इक्वल्स टू 0, अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपका 0 हो जाता है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अगर आपका 0 हो जाएगा तो यहां से अल्टीमेट कैपेसिटी जो है, डेट इज क्यू यू बोल दो इसको, ये भी 0 आ जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और साथ में ध्यान रखिएगा कि ये जो फोकस मेथड है ये केवल वैलिड है हमारा डी जब ग्रेटर देन 0, डेट इज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ग्रेटर देन 0 रहेगा तभी होगा, लेकिन स्टिल कंजर्वेटिव रिजल्ट्स यहां पर हमको देखने के ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि फोकस मेथड क्या है, कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए। सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी है अच्छे से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।